आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। समय से समाज की सेवा करने वाले युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर उन्हें क्या दिलचस्पी थी ऐसी जो राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि इससे पहले काफी सारे कैरियर पढ़ाई के दौरान मौजूद होते हैं, आईएएस पीसीएस के भी मौजूद होते हैं, मगर उन्होंने सबको नकारते हुए राजनीति में अपना कदम बढ़ाए। तो आखिर किस लिए बढ़ाए, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश पाशा जी, जानेंगे उनसे उनकी राय। आखिर राजनीति की शुरुआत उन्होंने क्यों की। जी दानिश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया बड़े भाई। दानिश जी, जैसे आप एक लंबे अरसे से राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने देखा कि काफी लंबे समय से जुड़े हैं, तो आखिर क्या सोच के आप राजनीति में आए, क्या आपके मन में विचार आए कि राजनीति में जाना चाहिए। ये राजनीति में पारिवारिक नाना थे हमारे हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी करे। 5 बार विधायक रहे, बीएसपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। जब बहुत छोटे छोटे थे हम, जब पहला चुनाव को लड़े थे, हमें होश भी नहीं है कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े, क्या सिंबल था। बस ये था, नारे लगाते लगाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला कुछ भी। तो ये उनसे प्रेरित होकर ही राजनीति का ऐसा शौक चढ़ा। सबके तो दिमाग में ही रहता पुलिस लाइन में के इंटर के बाद हम उस लाइन को चूज करेंगे। जिसको अगर इंजीनियर बनना होता है तो बीटेक की करता है, वो बीटेक लेता है। अगर डॉक्टर बनना होता है तो बायोलॉजी से करता है। मगर कोई भी चीज दिमाग में नहीं आई। राजनीति देखते देखते राजनीति की तरफ ही दिमाग का ऐसा चस्का लगा कि हाँ राजनीति करनी है। तो इसलिए कोई चीज दिमाग में, कोई गोल ही नहीं था ऐसा डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईपीएस पीसीएस, सिर्फ दिमाग में राजनीति थी। तो इसी पर्पज से राजनीति में दिलचस्पी थी, तो राजनीति शुरू कर दी बस। अच्छा, राजनीति कब शुरू करी, कितना लंबा समय हुआ आप अगर राजनीति में आए हुए, क्योंकि अभी आप युवा हैं और आपने जब राजनीति की शुरुआत करी होगी तो किस अवस्था में शुरुआत करी थी राजनीति में? जब बीएसपी सरकार थी तो एक लखनऊ के आए थे, पता नहीं नाम भी भूल गया अब तो, उस टाइम ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो नाना के साथ में ही थे हम, पीछे पीछे लगे हुए थे। तो बराबर में ही कहीं किसी ने कोई पद वद मांगा उनसे, उन्होंने अपना वो लेटर दे दिया उन्हें। तो हम भी बोले साहब हमें भी कोई पद दे दो। तो उन्होंने ऐसे उसका वो क्या बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष युवा का वो उन्होंने बना दिया। वो उस टाइम इतने एक्टिव नहीं थे, बस शौक में उनसे लेकर रख लिया, लैमिनेशन करा के रखी। जैसे इंटर की मार्कशीट रखते हैं ना, वैसे ही लैमिनेशन करा के फाइल में वो रखी हमने। उस टाइम से ही शौक था, चलता रहा। फिर उसके बाद हमने 2016 में फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी, हनीफ बासी जी हैं बिलासपुर के, जो इस टाइम भारतीय भानुगुट में राष्ट्रीय मुख्य महासचिव है, नहीं मुख्य उपाध्यक्ष। तो उनके पोस्ट देखी, उनसे फोन, मैं उसमें फेसबुक मैसेंजर में ही नंबर लिया उनसे बात की। उन्होंने बुलाया, फिर मैं बिलासपुर गए। 2016 की बात बता रहा हूँ ये। 2016 में भानुगुट ही मैंने ज्वाइन किया था हनीफ बासी के नेतृत्व में। तो उसके बाद जैसे रामपुर में, यहाँ तो खास करके मुस्लिम लोगों में तो किसान यूनियन का कोई जानता भी नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे जुड़े हुए। जब 2016-17 में हम जाते थे रामपुर या फिर बिलासपुर, मुरादाबाद में भी लगभग 10 या 15 लोग इकट्ठे हो पाते थे। उस टाइम इतना लोग जुड़े हुए नहीं थे, जागरूक भी नहीं थे कि हाँ किसान यूनियन में रह के हमारे हितों का फायदा हो सकता है, कि हमारी आवाज को उठाते हैं ये किसान यूनियन वाले। बस यही था, पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी। तो उस टाइम 2016 में किसान यूनियन से मैं जुड़ा था। अच्छा, जुड़ने का कोई उद्देश्य रहा होगा किसान यूनियन से जुड़ने का, क्या ऐसा मोटिव रहा कि हमें किसान यूनियन से जुड़ना चाहिए, कोई तो खास वजह रही होगी जुड़ने की। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी, जैसे नाना के पास में रहते थे, वहां लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेके, और लगभग उनकी राजनीति का भी इतना अच्छा सिस्टम रहा है, कोई भी आदमी मतलब ऐसे मायूस नहीं लौटा। तो उन्हें देख देख के ऐसा लगा कि हाँ हम भी किसानों की आवाज को उठा सकते हैं। राजनीति में तो देखो हर आदमी पार्टीबंदी के भी मामले आते हैं, हर तरह के केस उठा उसमें जाते भी हैं, मगर किसान यूनियन का एक ऐसा मामला है, हम किसानों की आवाज को बहुत मजबूती से हर स्तर पर उठाते हैं। अच्छा, कि बस खाली किसानों की आवाज को उठाते हैं या और अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे गांव की समस्याएं होती हैं, कुछ और समस्याएं भी हैं, जल भराव जैसी, जो नाले निर्माण कार्य की होती हैं, जो धांधली की समस्याएं होती हैं, क्या कभी इस तरह की समस्याएं भी उठाई हैं आपने जनता के लिए? नहीं, जनता के लिए जो जेन्युइन समस्या होती है, जैसे मान लो किसी का रास्ता ठीक नहीं है गांव का, या गांव में पानी भरा पड़ा है। अभी फिलहाल में ये डिंगलपुर रोड से सीधा अपने चंदोसी रोड पे हो, तो वही हमारे अब्दुल्लापुर तक ये पीडब्ल्यूडी से रास्ता पड़ा था।
तो इसमें बारिश में रास्ता उन्होंने डालना शुरू कर दिया। अब उसकी हमने शिकायत करी, पीडब्ल्यूडी में भी करी, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद डीएम साहब को कमिश्नर साहब से मिले तो उसमें रास्ते पे इन पर रोक लगी, दोबारा रास्ता डालना पड़ा हमें लगभग 500 मीटर का। तो ये जो जनहित की जो समस्याएं होती हैं, हमारी माँ बहन है, कोई अगर परेशान है, कोई किसान मजदूर परेशान है, या कोई गांव की समस्या है, मान लो अगर किसी कोई एक दो टिलारी अगर मट्टी डाल रहा है किसान, तो उसमें पुलिस बेवजह में आके परेशान कर देती है। आप देख रहे हो खनन का काम कितने जोरों शोरों से चल रहा है, अगर किसान को एक ठेला लेके मट्टी डालनी शुरू कर दी तो उसे दिक्कत। तो ये सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए ही किसान यूनियन से बेहतर मुझे कोई चीज नहीं लगी, इसलिए मजबूती के साथ अपने संगठन को चला रहे हैं। अच्छा, अब जैसा आपने बताया कि आप भानु गुट से जुड़े, उसके बाद कोई अन्य गुट ज्वाइन किया है, लगातार भानु गुट से जुड़े हुए हैं? नहीं, 2016 में भानु गुट से जुड़े थे हम, हनीफ बासी जी के साथ ही था मैं शुरू से ही। 2016 के बाद लगभग 18-19 में हनीफ बासी जी ने संगठन छोड़ा भानु वाला ये, और भारतीय किसान यूनियन असली में पहुंचे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हरपाल सिंह बिलारी वाले, तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो हमारी भी जो जिले की पूरी टीम थी सबने यूनियन छोड़ी, वो हम उनके साथ में ही थे। क्योंकि वो मतलब वो एक लगभग 29 साल का उन्हें तजुर्बा है किसान यूनियन का, किसानों की राजनीति का। तो उनके साथ हम भी उसमें हरपाल सिंह वाले गुट में चले गए थे। लगभग उसमें 2 साल हमने काम किया। अब फिर 1 साल हमने इसमें तराई संगठन में काम किया जो श्री तेंद्र सिंह बिर्क वाली है। तो उसमें थोड़ा सा पार्टी का मामला था, समाजवादी की नीतियों पर पार्टी चल रही थी। और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो किसी भी संगठन का किसी पार्टी का बुरा नहीं होता, जो नीचे के लोग होते हैं उसमें जब गुटबाई शुरू हो जाती है, और हमें गुटबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें है किसानों की आवाज को उठाना, मजदूरों की आवाज को उठाना। तो हमें गुटबाई से कोई मतलब नहीं। जब हमें देखा कि हाँ गुटबाई चलनी शुरू हो गई तो हमने वो संगठन छोड़ दिया। अब लगभग 8-9 महीने पहले हमने ये भारतीय किसान यूनियन भानु ज्वाइन की थी। अपने ठाकुर भानु प्रताप जी आए थे यहाँ डोमगढ़ से आगे एक गांव पड़ता है सैदपुर, तो वहाँ मेन रोड पे हमने प्रोग्राम किया था। तो वो जिले की जिम्मेदारी देकर गए थे हमें। उन्होंने पूरी कार्यकारिणी जिले की भंग करने के बाद ये बोला था कि पूरा जिला अपने हिसाब से चलाओ। तो उस हिसाब से हम चला रहे हैं, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, किसानों की और मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। कोई भी इंसान ये नहीं है संगठन में जुड़ने के बाद किसी ने अगर ये भी शिकायत की हो कि हमारा जिलाध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया, अगर आधी रात भी कोई फोन करता, कोई किसान फोन करता, तो तुरंत हम उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए जाते हैं। अच्छा, जैसे आप लगातार भारतीय किसान यूनियन से बता रहे जुड़े हुए हैं और मुद्दे भी उठा रहे हैं, तो कभी ऐसे विचार आए मन में कि साहब गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए या जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाए या कोई अन्य चुनाव लड़ने का कोई विचार कभी मन में आया हो? ना, प्रधानी का चुनाव लड़के क्या करूंगा मैं? जो समस्या प्रधान उठा जो हल समस्याओं का कराते हैं प्रधान, वो मैं जाके वीडियो से तुरंत करा देता हूँ। अगर कोई दिक्कत है, रास्ते की नाले की कोई दिक्कत है, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद जो शिकायतें हैं गांव की, तो वो उन्हें लिख के देते हैं, हमारी समस्या का सबसे पहला समाधान होता। तो प्रधान का या जिला पंचायत का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, कभी भविष्य में मौका मिले एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने का तो क्या करेंगे आप? अरे लड़ेंगे? वो बात की बात है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। कौन नहीं चाहेगा ये बताओ एमपी एमएलए बनना। और दूसरी बात, नाना है मेरे, बहुत बढ़िया छवि है उनकी। मैं तो बस यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी लेकर जाए। बस उन्हीं से सीखा, उन्हीं के साथ में है बस। मगर ये है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, कौन सी पार्टी है, हमें आवाज उठानी है सरकार से, चाहे तो वो कांग्रेस की बने, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो। और कई बार ऐसा होता है, देखो सरकारें बुरी नहीं होती हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे जो अधिकारी होते हैं ना, अब मान लो सरकार ने किसी रोड के लिए पैसा लोड किया, अब सरकार ने तो पैसा दे दिया, अब उसमें मानक के अनुसार काम करना ना करना या कराना ना कराना, तो ये तो ठेकेदार का और क्या नाम है जो अधिकारी है उस डिपार्टमेंट का, उसका विषय है। तो सरकार ने तो पैसा दे दिया, हर जगह सरकार गलत नहीं होती है। और कुछ नीतियां ऐसी हैं जैसे सरकार विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति है, तो वो सरकार को ये सोचना चाहिए जब किसान के हित में अगर तुम कोई कानून लेकर आ रहे हो, तो जब किसान उससे खुश नहीं है तो वो किसान के हित में कैसे होगा? जो किसान का फायदा अगर है किसी कानून में, वो कानून लेकर आओ, जिस चीज से किसान को फायदा, तो वो चीज करनी चाहिए सरकार को। अच्छा, कौन से ऐसे कानून है जिससे किसानों को नुकसान हुआ अभी तक? अरे अभी ये काला कानून पास किया था, ये एमएसपी का, जो बैठे थे गाजियाबाद बॉर्डर पे, कितना लंबा धरना चला, कितने लोग शहीद हुए, कितने किसान शहीद हुए। तो ये किसान विरोधी तो कानून था। तो कोई समाधान निकला इसका? समाधान क्या, वो कानून वापस हो गया, उसमें लागू नहीं किया गया वो, ये किसानों की जीत हुई। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अब मैं ये देख रहा हूँ काफी लंबे समय से किसान यूनियन से लोग बहुत तेजी के साथ जुड़े हैं,
पिछले ऐसा मान के चलिए पिछले 10 सालों से, जी कि इससे पहले कोई क्रेज नहीं था भारतीय किसान यूनियन से लोगों का जुड़ने का। आपने अभी बताया कि 10 आदमी 20 आदमी लेकर हम जाते थे। जी अगर आज आप कहीं जाएं और आप फोन करें तो कम से कम 100-150 आदमी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी जी। तो ये बदलाव जो आया है तो कैसा आया एकदम से अचानक से? जैसे मान लो 10 किसान अगर इकट्ठे होकर आए किसी काम के लिए, अगर उनका समाधान होगा तो वो अपने रिश्तेदारों में बोलेंगे या मिलने वालों में बोलेंगे। जब तुम काम करोगे ना किसानों के लिए, तो हवा जो हवा फैलती है ना, मतलब जैसे बुराई की हवा तो ज्यादा फैलती है, मगर अच्छाई की हवा थोड़ी लेट फैलती है। मगर जब एक तरीके से सबको पता लगना शुरू हो जाता है ना कि हाँ किसान यूनियन में रह के फिर गिने चुने कुछ लोग हैं किसान संगठन में कि हाँ भाई इनके पास अगर चले आओ तो समस्या का समाधान हो जाएगा, तो इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और किसान यूनियन से जुड़ भी रहे हैं। अब पहले कितने कितने रहने लगते थे 10 साल पहले, बताओ, कोई भी नहीं जानता था किसान यूनियन को। महेंद्र सिंह टिकैत वो चलो ये छोड़ो, किसी यूनियन का नाम नहीं लेना चाहिए, गिनी चुनी यूनियन थी। अब रजिस्ट्रेशन भी जब एक तरीके से फैल रही है ये चीज कि हाँ भाई किसान यूनियन में जाने के बाद या किसान नेताओं से मिलने के बाद जो किसानों से संबंधित मुद्दे हैं उनका समाधान होता है, इसलिए लोग किसान यूनियन में जा रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसा तो नहीं है कि जैसे टोल बचाने की वजह से भी कुछ लोग जुड़ रहे हो? देखो, टोल बचाने के लिए ज्यादातर जो यूनियन है बना दी गई है तो वो सिर्फ इसी पर्पज से जोड़े हैं कि हाँ हमारे टोल बचते रहेंगे। मगर हमारे संगठन में हमने सीधा ये कह दिया, अगर जो इंसान टोल बचाने के लिए जुड़ा तो उसे यूनियन में मत जोड़ो। क्योंकि देखो, अगर हमारी मान लो किसी किसान की कोई दिक्कत हो गई तहसील में या ब्लॉक में, तो अगर हम धरना दे रहे हैं या बिजली विभाग में धरना दे रहे हैं, तो जो इंसान अगर टोल बचाने के लिए जुड़ा है, अपने निजी फायदे के लिए जुड़ा, तो ना ही तो कभी वो धरने में जाएगा और ना ही तुम्हारे साथ किसी ज्ञापन में आएगा। तो हमारा तो ये कहना, कोई भी इंसान अगर टोल बचाने के लिए जुड़ा तो ये तो यूनियन वालों को ये सोचना चाहिए, पहले उसे 10-20 दिन या 1 महीना 2 महीना साथ में रखें संगठन में अपने, उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग कराएं, उसके बाद उसे कोई पद दें जो भी देना। पहले उसे ये देखना कि हाँ ये किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए यूनियन से जुड़ा या अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़ा। कुछ यूनियन ऐसी भी चल रही है जो अनौपचारिक रूप से सरकारी ऑफिसों में जाकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई साहब ये रिकॉर्ड रहा है, मैंने आज तक किसी भी थाने में किसी ऑफिस में ऐसा धरना नहीं दिया कि किसी भी अधिकारी पे किसी रूप से दबाव बनाने का काम किया हो। मेरा सीधा है, अगर जेन्युइन काम है, किसान की समस्या है या मजदूर की समस्या है या किसी मजलूम की समस्या है, इसका समाधान करो। और ऐसा भी नहीं है मान लो अगर कि मेरा कुंदर की ऐसा से कोई काम पड़ा, मेरा काम नहीं दिया तो मैं सीधा धरने पे बैठ गया। अरे ऐसे से ऊपर भी अधिकारी है, सीओ है, सीओ से मिलो। अगर सीओ से भी तुम्हारा मामला नहीं निपट रहा तो कप्तान से मिलो, कप्तान से नहीं मिल रहा तो कमिश्नर से मिलो। अगर ये सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे, उसके बाद प्रोसेस होता है धरने का शुरू। भाई मेरा मान लो किसी अगर दरोगा से कोई मैटर होगा, ऐसे से किसी थाने का कोई मामला हो गया, किसी किसान को परेशान कर दिया, मुकदमा लिख दिया छोटा, तो मेरा क्या हक बनना है, मैं पहले दिन ही जाकर धरने बैठ जाऊं कि भाई या तो इसे काट या फिर क्या नाम है छोड़ ही जाए। अगर मान लो ऐसा उसकी जांच भी जरूरी है, उसकी जांच होने दो। अगर वो गलत है तो उनसे ऊंचे बड़े अधिकारी बैठे हैं, सीओ है, सीओ से मिलो, कप्तान से मिलो। हाँ तो मेरा हम अगर जाते हैं तो पहली बात तो हमें अब तक धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कुंदर की बिजली घर में दिया ज्यादा 4-5 ज्ञापन हमने दे दिए थे तो उसमें समाधान नहीं हुआ। सैदपुर चित्तू का मामला था, एक तार जल के गिर रहे थे, जब सुनवाई नहीं हुई तो धरने पे बैठे तो धरना खत्म नहीं हुआ जब तक तार पहुंच के बदलवाने के लिए। तो एसडीओ साहब कहीं बाहर गए हुए थे, उनका फोन आया कि धरना खत्म करो। तो मैं एसडीओ साहब जो ये काम अब हुआ है धरने पे बैठने के बाद, ये काम ज्ञापन देने के बाद भी हो सकता था। सही बात है। तो मजबूरी में धरना हम लगाते नहीं है, अगर लगाते हैं तो बिल्कुल मजबूरी में, जब ऐसा लगता है आप काम नहीं चलेगा ऐसे मौखिक रूप से बात करने से, ज्ञापन देने से, तो उसके बाद हम धरना लगाते हैं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया अब तक शुरू से, और क्या सोचकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े थे आप कि वहां जाना है या उस विभाग में जाना है? मैंने बताया आपको, दिमाग में राजनीति के अलावा कुछ नहीं था। जब मैंने इंटर किया था, बायोलॉजी से इंटर किया, इंटर करने के बाद उस टाइम पे अपनी जो टीएमयू है, तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, उस टाइम इसकी नई नई चर्चा हो रही थी। उसी टाइम ये ओपन हुई थी 1-2 साल पहले। तो मैंने इसमें बीबीए में एडमिशन लिया, साइंस अस्पताल के सामने टिमिट करके कैंपस है इनका, तो वहां से बीबी किया, फिर बीएससी की, एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। मगर दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एमबीए करना है या बीबीए करके मुझे दिल्ली जाना, मुझे जॉब करनी है, ऐसा दिमाग में कुछ नहीं था। कभी कभी ऐसा होता था, एचआर वाले आते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं
मान लो अगर लास्ट आती हैं। सेमेस्टर है, लास्ट ईयर तुम्हारा चल रहा है, तो कंपनी आती है हायरिंग के वो लिए। हायरिंग करने के लिए, वो तुम्हें टाइम दे देती है कि आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए, उसके बाद हमारी कंपनी आ जाना। तो हमारी क्लास में लगभग 70 से 80 लड़के लड़कियां थी, हमारे फ्रेंड सर्कल था, क्लास के बच्चे थे। तो उसमें मोस्टली 95% लोग जो थे इंटरव्यू देने के लिए आते थे। हम अपनी क्लास में बैठे रहते थे, हमारे प्रोफेसर थे, एक राजकुमार सिंह थे, अविनाश राजकुमार थे, तो बोलते थे कि भाई तुम भी जाओ इंटरव्यू दे दो। मैंने साहब जब जॉब करनी ना है तो इंटरव्यू किस बात का देना, मुझे जॉब नहीं करनी। अच्छा, शुरू से आपका मोटिव रहा राजनीति हाँ, का? शुरू से राजनीति का ही मोटिव था। सोचे ही नहीं कभी राजनीति से हट कर? ना कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि साहब मुझे इलेक्शन लड़ना हो, भाई दिमाग में यही था कि हाँ यूनियन की राजनीति करनी है, क्योंकि किसान आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 80 से 85% किसान है हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को किसान प्रधान देश कहा जाता है। किसान और सबसे ज्यादा परेशान भी किसान ही है, ये एक सच्चाई है, कड़वा सच है। क्योंकि अगर किसान, अगर कोई व्यापारी अपनी वो बना रहा है, सुई बना रहा है, तो वो अपना रेट खुद तय करता। अगर किसी ने दूध अगर पैकिंग में करके बेच दिया तो अपना रेट वो खुद तय करेगा। कोई भी अगर बिजनेसमैन है अपनी अपने प्रोडक्ट का रेट वो खुद तय करता है। मगर किसान एक ऐसा लाचार आदमी है अपने हिंदुस्तान में कि दिन रात फसल उगाता, वो मेहनत करता, उसके बाद भी फसल का रेट करने का अधिकार नहीं है उसे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप जी आवाज उठा रहे हैं कि एक कमेटी बने, उसमें किसानों का ही गठन हो, जो किसान है, बड़े बड़े किसान नेता है, वो ये अपना रेट तय करेंगे कि हमारे गेहूं का रेट क्या होना चाहिए या हमारे धान का रेट क्या होना चाहिए। तो इसलिए अच्छा, अभी बिलारी में विरोध प्रदर्शन किया था किसानों ने, काफी धरना दिया था, 2-3 दिन लगातार धरना चला था गन्ना मूल्य को लेकर कि उनका गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। क्या मामला था, जानकारी? अब देखिए, ये टाइम जो है, इस टाइम बच्चों के एडमिशन का टाइम है। किसान पूरे साल ईद पालता आदमी, पूरे साल ईद पालेगा, उसके बाद अगर लड़की की शादी है तो वो उस पर डिपेंड रहता है कि ईद का पैसा आएगा तब शादी करूंगा। बच्चे का एडमिशन होना तो उस पर डिपेंड रहेगा। अगर बीच में कर्जा ले लिया उसने, बीमारी को लेकर, छोटी मोटी चीजों को लेकर पैसा ले लिया, तो जो किसान है गन्ने का, तो पूरे साल वो गन्ने की खेती पे ही डिपेंड रहता है। गन्ने की खेती का, गन्ने कब पैसा मिलेगा, कब मैं अपना कर्जा भुगताऊंगा, कब बेटी की शादी करूंगा या अपने बच्चों का एडमिशन करूंगा। तो ये मिल वालों ने एक रवैया अपना लिया, किसान का जो गन्ना लेके उस पैसे से अपना व्यापार बढ़ाते रहते हैं, तो किसान का जो पेमेंट है उसे जानबूझ के लेट करते हैं। अगर देखो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ये था कि हर मतलब 6 दिन किसान के गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। अब ये अपना, जैसे हम तुम पूली बांधते हैं ना उसमें जूने में, तो उस जून को भी ये काट लेते हैं। अच्छा। 2 किलो काटते हैं क्विंटल पे ये, और उस पैसे से 6 दिन में अगर पैसा दे रहे हैं किसान का तो इन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उस पैसे से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। और कोई मिल ऐसी नहीं है जो नगद व्यापार नहीं कर रही है गन्ने का। किसान से तो गन्ना खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट दे रही है 6 महीने में। कुछ गन्ने का पेमेंट ऐसा भी होगा जो पिछले साल खरीदा अब तक पेमेंट हो रहा, अब तक पेमेंट नहीं आ रहा उनका। तो वो तो कारोबार बढ़ा रहे हैं, किसान परेशान है। गन्ने का हर चीज में परेशान है। खाद का जो कट्टा था वो 50 किलो से घटा करके 45 किलो कर दिया। बीज बढ़ा दिए, बीज की महंगाई बढ़ गई। जो किसानी के उपकरण है, ट्रैक्टर, क्लोरी, हैरो, टेलर, ये जितने भी उपकरण होते हैं इन पे महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लग गई। तो किसान की तो हर तरफ से कमर टूट रही है, मट्टी कट रही है किसान की। परेशान है, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो किसान है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि किसान की हर तरह से कमर टूट रही है, सबसे ज्यादा परेशान किसान है, तो और इतनी किसान यूनियन है, तो आखिर कहीं ना कहीं इन्हें समाधान करने के लिए मैदान में आना चाहिए। अब मैंने बताया ना आपको, आवाज उठा रहे हैं कि एक किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिसके जो सदस्य हैं वो खुद किसान होने चाहिए। देखो, अगर कोई कमेटी अगर बनाई जाती है, अगर मान लो किसानों की कमेटी के लिए, किसान आयोग के गठन के लिए, उसमें अगर किसी व्यापारी को हम वो देते हैं जिम्मेदारी, 4-5 लोगों की कोर कमेटी बना के टीम बना दिया है, तो व्यापारी जो है वो हमेशा अपने व्यापार के हिसाब से व्यापार को आगे बढ़ाने का सोचेगा। अगर किसान आयोग का गठन होगा, उसके किसान आयोग के सदस्य, उसमें अगर कमेटी में किसान अगर सदस्य होंगे तो उन्हें पता है, क्योंकि वो किसानी कर रहे हैं, उन्हें पता है पूरा मसला कि हाँ भाई गन्ने की फसल कैसे उगाई जा सकती है, ये गन्ने का रेट इतना होना चाहिए, कि कितनी लागत उसमें लग रही है, गन्ने में कितने पानी लग रहे हैं, कितना खाद लग रहा है। तो वो सब चीज का निचोड़ करके वो गन्ने का रेट अपना खुद तय करेंगे। और ये बात हकीकत है, गन्ने का रेट अगर 800 रुपये क्विंटल होता
तो किसान की दुर्दशा ठीक होती। और हम तो काफी टाइम से बाल उठाते हुए आ रहे हैं, कम से कम 550-600 रुपए क्विंटल गन्ने का जो है रेट होना चाहिए। क्या मूल्य है गन्ने का इस वक्त जो है? गन्ने 300 कुछ मूल्य था। और अब तो 20-30 रुपए 40 रुपए हर साल बढ़ता था गन्ना। इस साल तो वो भी नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। अच्छा, इस साल कोई रेट नहीं कोई बढ़ा? रेट नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जो किसानों की समस्या है वो आपने बताई, अपने बारे में बताया, तो आखिर जितने किसान हैं, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उन सब के लिए? मैं तो सभी किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई ना कोई यूनियन है जो मोस्टली 95 या 99% किसानों के ही मुद्दे उठाती हैं। सभी किसानों के लिए संगठन काम कर रहे हैं। सभी किसानों को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होने के बाद अपनी जो आवाज है उसको उठाएं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आवाज को उठाएं। सरकार तभी हमारी बात मानेगी। अगर हम बिखरे रहेंगे, पार्टियों से जुड़े रहेंगे, तो सरकार हमारी बात मानने वाली नहीं है। हमारे अच्छा, कहने का मतलब ये है जी कि सारे जितनी यूनियन हैं इस टाइम, जिनके रजिस्ट्रेशन है, जी। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हाँ, सबको किसानों की आवाज उठानी चाहिए भाई। जब सब मिलकर अगर किसानों की आवाज उठाएंगे तो सरकार मजबूर होगी। सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने पड़ेंगे। 80% किसान इस देश में है। अगर 80% के 50% किसान अगर हिंदू मुस्लिम राजनीति ऊंच नीच ये धर्म सब छोड़ने के बाद अगर किसान बन जाए तो सरकार 2 मिनट में सरकार पलट जाएगी। वो सरकार बनेगी और किसान के हित की बात करेगी। हमें कोई मतलब ना है भाजपा या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, हमें वो सरकार चाहिए जो किसान के हित की बात करे, किसान के मुद्दे को उठाए, किसान को जिससे फायदा हो। अब तो क्या नाम है, जो किसानों पर लोन वोन थे, कर्जे वर्जे की बात करी थी सरकार ने माफ करने की, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ 2,000 रुपए वो आ रहे हैं, वो भी 50% किसानों के पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, केवाईसी चल रही थी अभी जी, वो काम माफ हुई है कुछ भी नहीं। 2,000 रुपए सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसान को, वो भी 6 महीने में कभी एक किस्त आ गई, वो भी 30% किसानों के पैसे आ रहे हैं। 30% पैसे आ रहे हैं? 30% किसानों के आ रहे हैं, बाकी सब किसान अपने ऐसे ही है, कुछ नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है किसान की। कभी अगर रात को आप अगर सो सुकून से, तो उसके बाद सोच के देखना किसी किसान पे, तुम आपके गांव में बहुत किसान ऐसे होंगे जिनपे 5 से 10 बीघे जमीन होगी, उस किसान की हालत आप देखना, आपको खुद तरस आएगा किसान की कैसी जिंदगी है। अगर वो उस अपने 8 बीघे जमीन में अगर मजदूर लेके आएगा ना, अगर खाली मजदूरी का हिसाब अगर वो लगाए, तो वो फसल मजदूरी पूरी नहीं कर सकती उसकी। सारा दिन वो अपने बच्चों को लेके खुद जागा, जिसके घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे खेती किसानी कर रहे हैं, नरा रहे हैं, खोद रहे हैं, उसके बाद उनकी खुद की मजदूरी पूरी नहीं हो पाएगी। जिन पे जो छोटे किसान है, छोटे स्तर के, छोटे स्तर के, आप पानी से लेके खाद का, मजदूरी का, जुताई खुदाई, इस चीज का हिसाब लगा के दोगे तो आप 6 महीने की कोई भी फसल का हिसाब लगा लेना, चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, उसे उसकी मेहनत तक का पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो हर चीज का अगर वो काटेगा तो खाद पानी का भी। हाँ, अगर जितनी मेहनत वो करता है किसान, उसकी मेहनत भी निकल के नहीं आएगी। इतनी बुरी दुर्दशा इस किसान की हो रही है हिंदुस्तान में। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे युवा नेता जो काफी लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। इनका मोटिव यही है कि लगातार किसानों की समस्याओं को उठाया जाए और उनके साथ जुड़कर रहा जाए।